आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक संसाधन और विकास से अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन के अंतर्गत भाग 12 में चर्चा करेंगे भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी की। तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए बच्चों तैयार। सबसे पहले जानेंगे बच्चों कि जियोथर्मल एनर्जी भूतापीय ऊर्जा के स्रोत क्या हैं। नाम से पता लग रहा है कि भूतापीय ऊर्जा, भू मतलब धरती, धरती से ताप प्राप्त हो रहा है, यानी कि धरती के अंदर ऐसे स्रोत मौजूद हैं जहां से ऊष्मा प्राप्त हो रही है और उस ऊष्मा की मदद से ऊर्जा उत्पादित की जा रही है। बिल्कुल इसी चीज को समझते हैं, तो नोट कीजिएगा एक एक चीज को। सबसे पहले भूतापीय, भू का मतलब यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर यानी कि अंदर अगर हम देखें यानी कि उसके गर्भ में बहुत ऊष्मा है। क्या क्या स्रोत हैं उसके? स्रोत ये हैं, ज्वालामुखी है, गीजर है, उष्ण स्रोत है। उष्ण स्रोत मतलब गर्म पानी के स्रोत हैं। अब मैं आपको सबसे पहले ये जानकारी दे रहा हूं कि ये उष्ण स्रोत बनते कैसे हैं, इसका क्या कारण है, उस चीज को समझते हैं। आप ये देखिए, पृथ्वी का आपने कक्षा 7 में आपने पढ़ा है कि पृथ्वी की जो भारी परत होती है उसको क्या कहते हैं? भूपरपट्टी। वो भूपरपट्टी कहलाती है। उसके बाद होती है मेंटल, ये पढ़ा आपने मेंटल, ठीक है। और अंदर क्या है? भूक्रोड है। ये तीन चीजें पढ़ी, मेंटल और ये आपका क्रस्ट और ये कोर। ये तीन हमने आंतरिक संरचना को जब पढ़ा उसमें कक्षा 7 में इस चीज़ को समझा। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तापमान में क्या होती जाती है बच्चों? वृद्धि होती जाती है। यानी कि 32 मीटर की गहराई पे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। अब तापमान बढ़ रहा है और यही तापमान बढ़ते बढ़ते फिर 100 किलोमीटर के बाद अत्यधिक बढ़ता है, वहाँ 12 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़ता है, फिर 200 पे, फिर 300 के आसपास, फिर वो सामान्य हो जाता है। और जानकारी दूं कि आपने ज्वालामुखी का बिल्कुल नाम सुना होगा, उस पर एक चैप्टर पढ़ा है। ज्वालामुखी में क्या होता है? अंदर मैग्मा होता है और मैग्मा क्या होता है? दाब, प्रेशर के कारण क्या होता है? जो हल्की दरारें होती हैं उनसे उत्सर्जित होता है, यानी कि बाहर आ जाता है। जब लावा बाहर आता है, मैग्मा अंदर और बाहर क्या कहेंगे? लावा। बाहर आने के बाद उसका जो तापमान होता है वो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि इससे ये जानकारी तो हमें पता लग रही है कि अंदर बहुत अत्यधिक ऊर्जा मौजूद है। अब उस ऊर्जा को हम किस रूप में इस्तेमाल में ले रहे हैं? बिल्कुल, हम उसे भूतापीय ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल ले रहे हैं। आप ये देखिए, तो इस तरीके के स्रोत है। अब ये पाइप लगे हुए हैं, इन पाइप से क्या है? जो भाप है वह बाहर आ रही है और भाप से ही क्या बनाई जाती है? ऊर्जा, जो कि टरबाइंस को क्या करती है? स्टीम भाप क्या देती है? धक्का देती है। जैसे पहले भाप से चलने वाले रेल के इंजन हुआ करते थे, जब जेम्स वाट ने रेल का इंजन बनाया वह भी भाप से चलता था। तो उसमें इस्तेमाल क्या लेता था? उसमें कोयले को इस्तेमाल में लिया जाता था। कोयले से पानी को गर्म किया जाता था और पानी से फिर भाप क्या करती थी? जनरेट, प्रेशर करती थी और उससे ही इंजन चला करते थे। वही तकनीक यहाँ पर भी काम में ली जाती है। इसी के माध्यम से क्या है? भूतापीय ऊर्जा बनाई जाती है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो दो प्लेटें हैं, जैसे भूपरपट्टी होगी, मेंटल, तो इनके बीच का जो एक भाग होता है जहाँ पर ये क्या करते हैं? घर्षण करते हैं, रगड़ करते हैं। उस रगड़े बीच वाले भाग में क्या होती है? ऊष्मा वहाँ पैदा होती है और वहीं से यहाँ के स्रोत हैं, यही ऐसे स्रोत हैं। और बाकी यह है कि विभिन्न जो प्लेटें हैं वह भी क्या करती हैं? परस्पर टकराती हैं। उनके टकराने से भी क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऐसे वो जो प्लेटें टकरा रही हैं वो तो काफ़ी गहराई में है, परंतु मैं आपको बता दूं इनके संपर्क में जो भी जल यानी कि भूमिगत जल जो इसके संपर्क में आएगा, जहाँ पर कि ज्वालामुखी उत्भेदन की संभावनाएं हैं, वहाँ पर अगर ज्वालामुखी उत्भेदन नहीं हो रहा है तो उसके संपर्क में जो जल आएगा वह गर्म पानी के झरनों के रूप में बाहर निकल के आएगा, जिसे हॉट गीजर्स कहा जाता है। ये गीजर्स लिखा हुआ है। इसी भांति उष्ण स्रोत होते हैं, जो गर्म पानी वहाँ से निकलता है, उसको उष्ण स्रोत भी कहा जा सकता है। इसके संदर्भ में आगे और पढ़ेंगे, तो नोट कर लीजिए भूतापीय ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है। भूतापीय ऊर्जा से तात्पर्य भूपटल की ऊष्मा से है। किसकी ऊष्मा? भूपटल, बिल्कुल, जो ज्वालामुखी, गीजर, उष्ण स्रोतों से क्या होती है? हमें प्राप्त होती है। ये पूरा एक जियोथर्मल प्लांट है।
क्या है, जियोथर्मल प्लांट का एक दृश्य है जो लगा हुआ है इस तरीके से। तो आप ये देख रहे हैं कि जियोथर्मल प्लांट्स जो होते हैं ये बड़े दूर दराज के इलाकों में होते हैं, क्योंकि जहाँ पर ज्वालामुखी है, गर्म पानी के झरने हैं, ऐसे जो प्रकृति से संबंधित, जो कि एक प्रकार से आपदा आ सकती है, यहाँ पर आवास जो है, निवास स्थान कम पाए जाते हैं। तो ये दूर दराज के इलाकों में ही, रिमोट एरियाज में इस तरीके के प्लांट लगाए जाते हैं। आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए, पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या होती है, लगातार वृद्धि होती है। जैसा कि मैंने बताया कि भाई आप 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे, इतनी गहराई पे जाएंगे तो तापमान क्या है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से क्या होगा, बढ़ता है, ये इंक्रीज होगा, एक सामान्य औसत दर है। और बाद में 100 किलोमीटर की गहराई पर तो ये बहुत ज़्यादा है, 100 किलोमीटर की गहराई पर, जहाँ पर जिसको क्या कहा जाता है, दुर्बलता मंडल कहते हैं। यहाँ पर जो कि कहाँ पर ये अवस्थित है, ऊपर आपकी क्या होगी, क्रस्ट हो गई, यानी कि भूपर पट्टी हो गई, और फिर क्या हो गई, मेंटल हो गई, यानी कि इन दोनों के बीच में ये दुर्बलता मंडल स्थित होता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा उष्मा होती है, इसके संपर्क में जो भी प्लेटें इससे अंदर जाती हैं वो सब क्या हो जाती है, पिघलकर मैग्मा का हिस्सा बन जाती हैं। आप ये देख सकते हैं, ये एक ज्वालामुखी का दृश्य है, ज्वालामुखी का दृश्य आप देख सकते हैं, ज्वालामुखी है, ठीक है, वोल्केनो नोट कर सकते हैं। तो ये आंतरिक अंदर देखेंगे तो ये प्लेटों का घर्षण से ही हो रहा है उत्पन्न, ठीक है। आप ये देखिए विभिन्न दृश्य, अब ये एक ज्वालामुखी का है, ये हॉट गीजर जो मैंने आपको बताया, गर्म, ये क्या है, गेजर हैं गर्म पानी के, और ये उष्ण स्रोत हैं, ये क्या है, उष्ण स्रोत हैं। यहाँ से, जहाँ से, अब ये देखिए इस तरीके से खाइयों से फटे हुए इलाके हैं, जहाँ से यानी कि पानी, भाप किसके रूप में आ रही है, स्टीम आ रही है, यानी कि आप ठंडा पानी किसी गर्म चीज़ पे डालिए। आपने देखा है घर में खाना पकता है, आप देखते हैं अचानक से गर्म तवा होता है, उसके ऊपर आप पानी डालते हैं तो तुरंत पानी क्या होता है बच्चों, आपने देखा है वह भाप में परिवर्तित हो जाता है अचानक से, और एक ऊर्जा प्राप्त होती है उससे। बिल्कुल वही जो सिद्धांत है वह यहाँ पर लागू किया जाता है। बिल्कुल लिख लीजिए, कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में भी प्रकट होती है। तो ये गर्म जल के झरने, यही जो गीजर है, इन्हीं को क्या है, गीजर अंग्रेजी शब्द है, जो गीजर है, गीजर, ये गीजर अंग्रेजी शब्द है, इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, गर्म पानी के झरने कहा जाता है। नोट कर लीजिए। तो ये 3 स्रोत, ज्वालामुखी, हॉट गीजर्स और उष्ण स्रोत, जहां से ये भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो बिल्कुल स्रोत समझ गए, कहां पर प्राप्त होती है, बिल्कुल लिख दीजिएगा। आगे अगले टॉपिक पे देखते हैं, नोट कीजिए, यह भूतापीय ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। तो जो ऊर्जा निकल रही है उससे अब बिजली कैसे बनाई जाती है, उसको ऊर्जा के रूप में कैसे किया जाता है, उसकी प्रक्रिया को हम समझते हैं। यानी कि जो प्रक्रिया है इसकी, इस प्रक्रिया को समझते हैं, यानी कि प्रोसेस क्या है, कैसे इससे ऊर्जा बनाई जाती है, उस चीज पे एक नजर डालते हैं। क्या है तरीका, इस चित्र को आप समझिए, यहां से गहराई से अंदर की तरफ, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत कहां है, वह भूमि के अंदर है। अब क्या किया जाता है, एक पाइप डाला जाता है, ये पहले पता लगा लेते हैं, जो भूवैज्ञानिक होते हैं ये पता लगा लेते हैं कि अंदर क्या है, गर्म पानी के स्रोत हैं, यानी कि इस तरीके का वहाँ का तापमान कितना है, 80 से 100 डिग्री के बीच का तापमान होता है इनका। ऐसे इलाकों को पता लगाने के उपरांत वहाँ पर क्या है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। एक पाइप खोदकर, क्योंकि बहुत गहराई में खोदना पड़ता है, वहाँ पाइप खोदकर उस पाइप से तो क्या डालते हैं, वही तवे वाला प्रिंसिपल लगेगा, सिद्धांत यहाँ पर। जैसे तवे पे आप ठंडा पानी डालेंगे गर्म तवे तो भाप बनेगी, तो इसी तरीके से क्या किया जाता है, एक पाइप से, आप ये देख रहे हैं, इस पाइप से क्या किया जाता है, यहां लिखा है ठंडा पानी पंप के माध्यम से क्या किया जाता है, प्रवेशित अंदर डाला जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही वह गर्म स्रोत तक पहुंचता है, गर्म पानी के संपर्क में आते ही वह किसमें, वाष्प में, यानी कि भाप में, जो भाप है या फिर आप लिख सकते हैं वाष्प के, यानी कि स्टीम के में कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक है। अब आगे ये देखिए, यहां से ये लाल वाला जो हिस्सा है, ये गर्म पानी के संपर्क में आने से वाष्प में परिवर्तन, और ये ऊपर जा रहा है,
यहाँ पर क्या है, ये लगा हुआ है यहाँ पर टरबाइन। क्या लगा हुआ है? टरबाइन। अब वह भाप क्या करेगी? उस टरबाइन के चक्कों को घुमाएगी। टरबाइन बिल्कुल आप लोग समझ चुके हैं, कई बार इस शब्द का मैं प्रयोग कर चुका हूं। पवन चक्की में भी टरबाइन इस्तेमाल में लग रहा है, जहां हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जल विद्युत कर रहे हैं उसमें भी टरबाइन का इस्तेमाल है। ठीक है, इससे पहले हमने जो ऊर्जा पढ़ी उसके अंतर्गत भी, यानी कि समस्त ऊर्जाओं में गति तो कहाँ से है, जैसे ज्वारीय ऊर्जा भी पढ़ी, उसके अंतर्गत भी ज्वार भी क्या कर रहे थे? टरबाइन को ही घुमा रहे थे। यानी कि सारा प्रोसेस क्या है? उस टरबाइन को घुमाना है। यहाँ उस टरबाइन को घुमाने का जरिया क्या है बच्चों? वह है भूतापीय ऊर्जा, बस, और कोई बदलाव नहीं है, स्रोत बदल गया है। अब यहाँ टरबाइन है वो घुमा, यहाँ क्या लगा है? जनरेटर लगा है। ठीक है, जनरेटर के बाद यहाँ पर विद्युत तापीय उत्पादन प्रक्रिया ये पूरा है, यहाँ तैयार हो रही है और यहाँ से क्या हो रही है? डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये पूरी प्रक्रिया बहुत खर्चीली होती है, क्योंकि ऐसे स्रोतों को पता लगाना, सबसे बड़ी बात तो होती है उनको भूवैज्ञानिक खोज निकालते हैं। पर आज के समय को देखते हुए यह एक बार उत्पादित होने के बाद बहुत पर्यावरण हितैषी ऊर्जा है, तो इसका प्रयोग हम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। नोट कर लीजिए आगे, गर्म पानी के स्रोतों में थर्मल डिस्चार्ज से, थर्मल डिस्चार्ज का मतलब है पानी वहां डाला जा रहा है, से बिजली पैदा की जा सकती है। इसके लिए जरूरी तकनीक आसानी से उपलब्ध है। हाइडल पावर की बजाय इस तकनीक से पैदा होने वाली बिजली कहीं और सस्ती होती है हाइडल पावर से। यानी कि हाइडल पावर में तो इतना पानी को इकट्ठा करना, ये करना, आपके मैं जानकारी दूं कि ये पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा है वह तो अनंत है, इतनी ऊर्जा है। तो वहाँ हाइडल पावर में आवश्यकता किसकी हो रही थी? जल की। बांध होगा, बांध से पानी नीचे गिरेगा, तो इतनी सारी, तो पूरा का पूरा क्या है, सब चीजें तो पृथ्वी के गर्भ में उपलब्ध है, सिर्फ स्रोत का पता लगाना है और वहां संयंत्र को स्थापित करना है। समझ गए? आगे चलते हैं। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती रही है। बच्चों, आप लोगों को याद होगा, आप कई बार पर्यटक स्थलों पर घूमने गए हैं। मैं आपको राजस्थान का उदाहरण देता हूं। राजस्थान में अलवर में भर्तृ जी का स्थान है, वहां पांडुपोल है। वहां पर इस तरीके का आपको एक गर्म पानी का स्रोत देखने को मिलेगा। आप अपने बुजुर्ग लोगों से पूछिए, वह इसकी जानकारी आपको बिल्कुल बताएंगे कि किस तरीके से वहां से गर्म पानी, मतलब बिल्कुल ठंडा इलाका है। अभी हम जिक्र करेंगे, पुगा वैली का जिक्र करेंगे, ताता पानी का जिक्र करेंगे छत्तीसगढ़ में, इसी तरीके से मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, उसका जिक्र करेंगे भारत में। यानी कि ऐसे इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जो ठंडे इलाके हैं, वहां पर भी गर्म पानी के स्रोत मिल रहे हैं। लोग वहाँ स्नान करने जाते हैं, कई प्रकार के चर्म रोगों से छुटकारा मिलता है, बहुत सारे, क्योंकि संपर्क कहाँ से? जमीन के अंदर से पानी आ रहा है, तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स, खनिज तत्व मिले हुए होते हैं। यानी कि वह एक प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा का कार्य करता है। इस तरीके के चर्म रोग जिनको होते हैं, वह उसका स्नान करने में काम में उसको लेते हैं। बिल्कुल नोट कर लीजिए। ये देखिए, ये एक स्थान आपको दिखाया गया है जहाँ पर किस तरीके से ये हॉट गीजर्स निकल रहे हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा के स्रोत, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो इसमें जोड़ा गया है, जहां आप लोगों को यह जानकारी देने के लिए कि आप वास्तविक उन स्थानों को समझिए कि कहां कहां भूतापीय ऊर्जा के स्रोत भारत में मौजूद हैं। नोट कर लीजिए, भारत में 80 डिग्री से 100 डिग्री तापमान वाले 340 स्रोतों को खोजा जा चुका है। अब आप यहाँ देखिए कि तापमान जो है वह कितना है? 80 से 100 डिग्री। बिल्कुल बच्चों, आपने विज्ञान में पढ़ा है, 100 डिग्री पे तापमान पे पानी जो होता है वह गर्म हो जाता है। बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की पार्वती घाटी में 1760 मीटर की ऊंचाई पर बसे मणिकरण के गर्म पानी के स्रोत में संयंत्र वहां लगाया गया। ये देखिए, ये मैं जिक्र कर रहा था मणिकरण का, तो 1760 मीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई पे जाने पे तापमान में कमी आती है, तो उस स्थान पर भी आप ये देखिए इस तरीके के स्रोत मिल रहे हैं। आपको विशेषता जानकारी दे दो, भारत का जो नवीन वलित पर्वत की श्रेणी हिमालय वाला भाग है, वो नवीन वलित पर्वत है। वहां पर कोई ज्वालामुखी नहीं देखने को मिलते, पर वहां गर्म पानी के उत्सर्जन यानी कि हॉट गीजर जरूर देखने को मिलते हैं। विश्व में बाकी जगह नजर डालेंगे तो नवीन वलित पर्वतों पर हमें ज्वालामुखी यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी जरूर देखने को मिलते हैं। सिर्फ एक अपवाद भारत में है, तो वहां ज्वालामुखी ना होकर क्या देखने को मिलते हैं? गर्म पानी के उत्सर्जन स्रोत देखने को मिलते हैं, और उन्हीं के माध्यम से भूतापीय ऊर्जा वहां प्राप्त की जा रही है।
आगे नोट कीजिए, इसी की भांति लद्दाख में पुगा वैली है। नोट कर लीजिए, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, पुगा वैली। ये पुगा घाटी का लद्दाख है। लद्दाख का जिक्र हमने कक्षा 7 का अध्याय में की है, जहां लद्दाख में कैसे लोग रहते हैं, जो ठंडे रेगिस्तान में लोग रहते हैं, रेगिस्तान में जीवन, अध्याय 9 है, उसको अगर आप देख सकते हैं, जहां लद्दाख का मैंने पूरा विवरण दे रखा है। तो लद्दाख की जो स्थिति है, वहां तापमान शीतकाल में -30 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे समय में वहाँ पर एक तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है ग्रीन हाउस बनाने के लिए, इसी तरीके से वहाँ भूतापीय ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। घर के तापमान को सामान्य बिल्कुल दिल्ली जैसा बना रहता है। अंदर का तापमान घर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड और बाहर का तापमान बच्चों कितना रहता है, -30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रकृति की ऊर्जा का, भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके ऐसा संभव हो सका है। पुगा वैली में ग्रीन हाउस के लिए भूतापीय ऊर्जा केंद्र की स्थापना की है। ग्रीन हाउस यानी कि ऊर्जा, ग्रीन हाउस के बारे में क्या है, विशेष रूप से एक आसान उदाहरण देते हैं। आप कार में बैठे हैं, कार के शीशे बंद कर दीजिए। कार के जब गेट खोले, आप आराम से बैठे तो कार बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर था, पर आप कार के शीशे वीसे सब बंद करके आप खरीदारी करने चले गए। कुछ समय बाद, 1 घंटे 2 घंटे बाद आते हैं तो अंदर का तापमान कार के अंदर का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो अंतर कैसे आता है, इसकी जानकारी ये है कि जो प्रकाश आया, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश को, जो लघु किरणें आती हैं, तरंगे, उनको आने देती है, और प्रकाश जब आ गया तो वह कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या कर देती है, अवरुद्ध कर देती है। अवरुद्ध करने के बाद तापमान अंदर का अंदर ही रह जाता है, और इसी से जो इफेक्ट डेवलप होता है उसको ग्रीन हाउस हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। विशेष रूप से आर्कटिक प्रदेश के लोग जो 66.5 डिग्री, 45 डिग्री से 66.5 डिग्री क्षेत्रों में रहते हैं, जहां सूर्य का प्रकाश कम पाया जाता है, कम आता है, क्योंकि तिरछी आड़ी रेखाएं हो जाती हैं, स्लांटिंग हो जाती हैं, तो उन स्थानों में क्या करते हैं, ऐसे ऊर्जा का संचय किया जाता है और ग्रीन हाउस वहां बनाए जाते हैं। तो वही सिद्धांत पे ये कार वाला जो मैंने उदाहरण दिया, वैसे ही ग्रीन हाउस कार्य करता है। तो ग्रीन हाउस के लिए भूतापीय ऊर्जा केंद्र की स्थापना, यह आप देख सकते हैं कहां पर है, पुगा घाटी। कहां की, लद्दाख, लद्दाख की। बिल्कुल समझ गए। आगे चलिए, पूरा ठंडा इलाका है, आप देखिए बर्फ ही बर्फ है। आप यहाँ पर शीतकाल में तापमान -30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ऐसे समय में भी वहां पर गर्म पानी के स्रोत उपलब्ध रहते हैं। इसी भांति छत्तीसगढ़ में खास नाम है ताता पानी। बिल्कुल आप समझ जाएंगे, ताता पानी क्या कहते हैं राजस्थानी भाषा में, गर्म पानी, तो ताता पानी नाम रखा गया है। पर है कहां पर, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में ताता पानी भी भूतापीय ऊर्जा का ऐसा ही संयंत्र लगाया गया है। भारत का प्रथम भूतापीय विद्युत संयंत्र 2012 में आंध्र प्रदेश के खमस में स्थापित किया गया। इसकी कितनी क्षमता है, 25 मेगावाट इसकी क्षमता है। ये देखिए ताता पानी, बलरामपुर गर्म पानी का जल स्रोत, और जहां पर ये काम कर रहा है और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। इसी बात ही हिमाचल प्रदेश के सतलज स्पीति व्यास, पार्वती घाटी, उत्तराखंड के बद्रीनाथ तपोवन, झारखंड में सूरजकुंड में भी इस तरीके के भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र अच्छी संभावना व्यक्त कर रहे हैं। वहाँ उत्पादन की बहुत संभावना है, यानी कि भविष्य की ऐसी सुरक्षित ऊर्जा है हमारे पास जो पृथ्वी के गर्भ में मौजूद है। बशर्ते उस ऊर्जा का दोहन करना जरूरी है, और उसके लिए आवश्यक क्या है बच्चों, संसाधन उपलब्ध तो है, पर उसके साथ हमें बुद्धिमत्ता, तकनीक और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। इसी भांति विश्व के संदर्भ में मैं आपको बता दूं, विश्व में यूएसए का विशेष रूप से येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो आप जनरल नॉलेज में पढ़ा होगा आपने नाम, वहाँ का ओल्ड फेथफुल गीजर है, जहाँ विश्व का सर्वाधिक सबसे बड़ा हॉट गीजर पाया जाता है, जिसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा है। इतना तापमान कि पानी के संपर्क आते ही पानी भाप में बदल जाता है। जगह कौन सी है, यूएसए का येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो अपने आप में विश्व के रहस्यों में शामिल है। नोट कर लीजिए, यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है, फिलीपींस है, मध्य अमेरिका, ये कुछ इलाके हैं। ये भूतापीय संयंत्र आपको दिखाया गया है येलोस्टोन नेशनल पार्क का, येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वहाँ पर। और पूरा इलाका जो है वह ज्वालामुखी गतिविधियों से सक्रिय रहता है।
इस इलाके में संपर्क में रहता है। पूरा इलाका, चट्टानें पीले रंग की होगी, गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हैं, इस तरह के चित्र मिलेंगे आपको। ये येलोस्टोन नेशनल पार्क का बताया गया, जहां पर गीजर का क्या नाम है, ओल्ड फेथफुल गीजर। ये गर्म पानी का सबसे बड़ा झरना उपलब्ध है इस धरती के ऊपर, याद रखेंगे इसका नाम। इसी तरीके से इसके अलावा न्यूजीलैंड बताया, आइसलैंड है, फिलीपींस और मध्य अमेरिका के इलाकों में इस तरीके से ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अंत में देखते हैं भूतापीय ऊर्जा के लाभ और हानि। ऐसी तालिका आपकी पुस्तक में बनी हुई है जिस पे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो तालिका बड़ी आसान है, क्या लिखोगे? सबसे पहले लाभ क्या है? असमाप्य ऊर्जा है, नवीनीकरणीय है, पर्यावरण हितैषी है, बिल्कुल स्वच्छ ऊर्जा है। बाकी यानी कि आप एक चीज़ कॉमन यहाँ देख रहे हैं, हम जितने नवीकरणीय स्रोतों की बात कर रहे हैं, अक्षय ऊर्जा की बात कर रहे हैं, वह सारी की सारी समस्त ऊर्जाएं कैसी हैं? प्रकृति के अनुरूप हैं, बिल्कुल साफ हैं, स्वच्छ हैं। नोट कर लीजिए, स्वच्छ पर्यावरण हितैषी है, हर समय उपलब्ध होने की, यानी कि जहाँ जल की हम तुलना कर रहे थे, जल विद्युत से भी ज़्यादा सस्ती है। जल की जहाँ हमें बांध बनाने की आवश्यकता है, ये तो पहले से पृथ्वी के अंदर मौजूद है। और नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन ऊर्जा का स्रोत भी है। लिख लीजिए, हानियों में शहर से बहुत दूर अव्यवस्थित होने के कारण, यानी कि शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला होता है। खास है कि इनकी स्थितियां कहाँ होती है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये दूर दराज के इलाकों में, यानी कि दूर दराज यानी कि रिमोट एरियाज़ में होते हैं बहुत इलाके, क्योंकि जहाँ ज्वालामुखी गतिविधियाँ हो रही हैं, गर्म पानी के झरने निकल रहे हैं, वहाँ आबादी विहीन क्षेत्र होते हैं। वहाँ पर अगर घटना हो सकती है, कोई भी आपदा आ सकती है, इसलिए वहाँ आवास नहीं होते। तो ऐसे इलाकों से वहाँ संयंत्र तो लगाए जाए, पर विद्युत को वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें पाइपलाइनें वहाँ बिछानी पड़ती हैं, उस पर एक एक्स्ट्रा खर्चा आता है। तो ये तो एक सामान्य सी बात है, जितनी भी ऊर्जा की हमने बात की, उसको स्थापना करने में एक पहला वहन जरूर खर्चीला होता है, परंतु उसके बाद समस्त इसके लाभ ही लाभ देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।